क्रिएशन के टाइम पे आदमी आंखों से ओझल हो जाता है, लोग आर्टिस्ट, लेकिन जब एग्जीक्यूशन करता है तो सामने आता है। तो एग्जीक्यूशन का टाइम है, तो आई एम हेयर बिफोर यू, बट वेरी सॉरी फॉर वन थिंग कि मैं काफ़ी टाइम आपके कानों में तो रहा, गाने आप सुनते रहे, आपके आपकी आंखों को नहीं देख सका। अपन ट्राई करते हैं लिखना, तो लिखने के लिए आसपास किस तरह से माहौल होता है, कोई छेड़ता है तो तब, जब सोच ही नहीं है तो साउंड कहाँ से निकालोगे। तो हमारी सोच तो सिर्फ ज्वेलरी में थी। तो मैंने कहा अब फिर मैंने एक लाइफ में सबसे पहला गाना वो लिखा था, झांझरिया उसकी झनक गई चुनरी भी, सर से सरक गई मेरी नजर। जो लोग दिग्गज थे, जितने सारे लोग थे, वो सब बॉलीवुड के लोग थे। मैं अकेला दिल्ली से म्यूज़िक डायरेक्टर सिंगर बनने के लिए आया था, लेकिन इंडस्ट्री ने म्यूज़िक डायरेक्टर बना दिया कि नहीं, हम सिंगर तो अपना अभिजीत, सोनू, कुमार शानू, सुखविंदर, ये उदित नारायण, ये सब टॉप पे थे ना। मेरे स्पॉटिफाई पे इतने ट्रेंडिंग्स बढ़ गए हैं, लोगों को वेलकम का म्यूज़िक और ये ऊंचा लंबा हवा फैलने से, ये बंदा कौन है, बंदा कौन है, देखा नहीं है, सुना हुआ है, देखा नहीं है, सुना है। सो काफ़ी टाइम के बाद मैं ऑन स्क्रीन अभी आया, 10, 11, 12 साल के बाद, तो बहुत अच्छा लग रहा है। जिशन, इस वक्त जब हम बात कर रहे हैं, आपका गाना ऑलरेडी थिएटर में धूम मचा रहा है, कैसा लग रहा है? इतने टाइम बाद की वापसी हो रही है एंड लोग वही प्यार अभी भी दिखा रहे गाने को। आई एम वेरी हैप्पी। अच्छा हुआ कि जो अपना वेलकम हुआ वो वेलकम के टाइटल के साथ ही हुआ, एंड आई एम वेरी हैप्पी। ऑल द 3 सॉन्ग्स, ऊंचा लंबा कद, दीवाने हैं, और ओ मोरे बलम भी अभी बहुत बड़ा हिट हो गया। इट्स वेरी गुड फीलिंग ऑलवेज। कोई वजह रही, कुछ टाइम का ब्रेक रहा इसके लिए? ऐसा ब्रेक क्या होता है, कई बारी रीडिस्कवर करना होता है अपने आप को, कई बारी दिल करता है कि कुछ ऐसी चीज़ें बनाओ जो कमिंग जनरेशन जो है उनके लिए करे। तो काफ़ी अभी बहुत सारा वर्क कर लिया, क्रिएट बहुत कुछ कर लिया। अभी एग्जीक्यूशन का टाइम है, तो नाउ क्रिएशन के टाइम पे आदमी आंखों से ओझल हो जाता है, लोग आर्टिस्ट, लेकिन जब एग्जीक्यूशन करता है तो सामने आता है। तो एग्जीक्यूशन का टाइम है, तो आई एम हेयर बिफोर यू, बट वेरी सॉरी फॉर वन थिंग कि मैं काफ़ी टाइम आपके कानों में तो रहा, गाने आप सुनते रहे, आपकी आंखों को नहीं देख सका। सो नाउ आई प्रॉमिस यू, अभी आपकी आंखों से ओझल नहीं होंगे अब, क्योंकि पहले तो कान सुनता था, लेकिन आज आंख नहीं देखती है तो कान सुनता ही नहीं है। हम भी चाहेंगे ज़रूर आप दिखते रहे हमारे यस, पास रहें। डेफिनेटली। अगर हम स्टार्ट करें आपकी जर्नी की शुरुआत दिल्ली से आना, और आप ट्रेडिशनली आपकी फैमिली बिल्कुल अलग व्यवसाय में थी, और यहाँ से आके म्यूज़िक को चुनना, कैसे वो चॉइस मुश्किल रहा था वो? देखो, ये सब प्री डिसाइडेड होता है या नहीं होता मुझे पता नहीं है, लेकिन मेरी केस में तो बिल्कुल ऐसा लगता था प्री डिसाइडेड है, क्योंकि आवर फैमिली वाज नॉट अ क्रिएटिव फैक्ट्री, ज्वेलरी की फैक्ट्री थी, और माय फादर वाज इनटू द बिजनेस ऑफ 20-25 कारीगर होते थे उनके पास, और ज्वेलर्स के लिए काफ़ी सामान बनाते थे वो। तो एक टाइम ऐसा आया कि उन्होंने मुझे जब बोला कि यू विल हैव टू जॉइन मी, मैंने बोला मैं ये कारीगर वाला मेरे लिए बहुत मुश्किल हो जाएगा। तो बोले ठीक है, मैं तेरे को दुकान बना देता हूँ। तो उन्होंने फिर एक दुकान प्लान की, विच आनंद ज्वेलर्स के नाम से, विच आई डिसाइडेड, कुछ रास्ता ही नहीं था, पता ही नहीं था और क्या करना, पाथ नहीं होता जब, तो पेरेंटल पाथ, इनहेरिटेड चीज़ों को ही चुनना पड़ता है। हाँ, तो ऐसा कर लिया, लेकिन क्या था, बहुत अर्ली एज में कर लिया, 16-17 की एज से फादर के साथ जाना शुरू हो गया। फिर 21-22 की एज में शॉप आ गई। लेकिन एक ही चीज़ मेरे पास थी जिसमें मैं जब लॉस्ट हो जाता था तो मुझे पता नहीं चलता था टाइम का किधर जा रहा है। दैट वाज मेडिटेशन, एंड दैट मेडिटेशन वाज सिंगिंग एंड लिसनिंग म्यूज़िक ऑफ ऑल जनर्स। तो मैं बहुत म्यूज़िक सुनता था। तो गॉड गिफ्टेड एक जो चीज़ थी वो गला थी, कंठ। वो दोस्तों में गाते थे तो वो पागल हो जाते थे, महफिलों में गाते थे तो वो दीवाने हो जाते थे। तो रफ़ी साहब, किशोर साहब, इन सब के गाने, इवन लता जी के भी बहुत गाने गाता था मैं। तो ये जो गाते गाते जब लोगों को गाना, ये नहीं होता है कि आपने गाना गाया,
गाना होता है कि समा बांधना चाहिए। आप 2 घंटे गाते रहे तो 2 घंटे में से कोई बंदा ये नहीं कहेगा मैं निकलता हूँ बाद में कर। माहौल बन हाँ, तो मुझे शुरू से ये बहुत आदत थी। मुझे कोई बीच में से उठ जाता था तो मुझे लगता था मेरी वजह से ही उठा होगा। उस टाइम पे मोबाइल और ये सब तो नहीं होते थे कि किसी ने बुला लिया बाहर आ गए कर ले। लेकिन एक नाम हो गया दिल्ली में महफिल किंग आनंद राजानंद, बल्कि कहते थे महफिल किंग ARA। हाँ, ऐसा बोलते थे। तो वो एक किक लगती थी अंदर। तो फिर देन आई स्टार्टेड। एक गाना आया था, ये मैंने बहुत कम पॉडकास्ट में बताया होगा शायद। वैसे तो मैं पंकज उदास ये सब की गज़लें भी सुनता था, इन लोगों की, गुलाम अली साहब की। तो मैंने लाइट म्यूज़िक से क्लासिकल सब सुना हुआ है। किताबें बहुत पढ़ता था मैं, बुल्ले शाह, वारिस शाह, भागवत गीता, इस तरह से काफ़ी स्पिरिचुअल जर्नी भी अपनी साथ में थी मेरी। तो इतने ख्याल अंदर चले गए थे, जब वक्त आया लिखने का तो एक गाना आया था, हवा 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 खुशबू लुटा दे। तो मैंने कहा चेक करते हैं किस फिल्म का गाना है। तो बाद में पता चला कोई फिल्म नहीं है, तो गाना प्राइवेट कोई है, हसन जहांगीरी करके पाकिस्तानी लड़का है। तो मैंने कहा इसका मतलब बिना फिल्म के भी म्यूज़िक हम कर सकते हैं। अच्छा, तो दैट केम इन माई माइंड कि ठीक है, मैं भी अपने लिए गाने क्रिएट करूँगा। हाँ, यहाँ पे मुश्किल थी, लिखेगा कौन, उनकी धुन कौन बनाएगा। तो फिर बहुत सारे, बॉलीवुड तो है नहीं दिल्ली जहाँ पे कोई लिरिक राइटर मिल जाएगा या मैं समीर जी या किसी को स्ट्रगल करूँ। वो तो उस लेवल पे बिजी थे कि मतलब मिलने के लिए भी 7-8 साल लग जाते हैं लिरिक राइटर को। बॉम्बे में आता था नदीम शवन, अन्नू मलिक, आनंद लीन, सबके साथ वही काम कर रहे थे। तो मैंने सोचा यार अपन ट्राई करते हैं लिखना। तो लिखने के लिए आसपास किस तरह से माहौल होता है, कोई छेड़ता है तो तब, जब सोच ही नहीं है तो साउंड कहाँ से निकालोगे। तो हमारी सोच तो सिर्फ ज्वेलरी में थी। तो मैंने कहा अब फिर मैंने एक लाइफ में सबसे पहला गाना वो लिखा था, झांझरिया उसकी झनक गई चुनरी भी, सर से सरक गई मेरी नजर, उससे मिली तो उसकी नजर, शर्मा के झुक गई झांझरिया। आपको पता सर, ये गाना आज भी नवरात्रि और गरबों में बहुत ज़्यादा फैसला चलता है और बहुत ट्रेंडिंग है। जब जो बच्चे शायद पैदा भी नहीं हुए थे इस गाने के टाइम, वो भी इस गाने पे नाचते, आज बोल भी जानते ट्रेंडिंग, आज भी ट्रेंडिंग है। मैं 35 साल पहले लिखा होगा, 35 नहीं ज़्यादा हो गए होंगे। तो जब मैंने लिखा तो आई स्टार्टेड रीडिंग इट, आई स्टार्टेड सिंगिंग इट रादर देन रीडिंग। मैं रीड नहीं कर रहा था, मुझे ऐसे लग रहा था कुछ कागज़ पे जो लिखा है उसको गाऊं। तो बस वो मैंने गाया झांझरिया। गाने के बाद मुझे लगा ये तो यार वो ट्यून बन गई। देन फटाफट मैंने अपना छोटा एक मिनी टेप रिकॉर्डर होता था उसको लिया, उसमें डाल दिया। तो उसके बाद मेरे को मज़ा आने लगा। मैंने इस तरह से और बहुत सारे चीज़ें लिखनी शुरू कर दी और फिर मैंने दोस्तों को सुनाने शुरू किए। तो एक टाइम ऐसा आ गया जब दोस्त कहते यार तू अपना वाला सुना, यार अपना वाला गाना सुना। वहाँ से मुझे लग गया कि दिस इज़ अ प्रोडक्ट विच वी कैन सेल। क्योंकि गाना जब लिरिक्स जब तक नहीं होता तब तक गाना गाना नहीं होता। आप देखें ना, फोटो जो होती है फ्रेम होता है, फ्रेम इज़ एन ऑब्जेक्ट, लेकिन जब उसमें फ़ोटो लगती है तब वो सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट दोनों बनता है। तो फोटो इज़ द लिरिक्स। जिस तरीके से फिर वहाँ से जब सफ़र शुरू हुआ, मुंबई आए, तो मुंबई में अर्ली डेज के स्ट्रगल कुछ रहे, कैसे मुलाकात, पहला प्रोजेक्ट? एक्चुअली ज़िद तो पकड़ ली थी अभी कि आना ही है। बॉम्बे आए, थोड़ा कुछ कॉन्ट्रडिक्शंस भी हुई, झगड़े भी हुए, आर्गूमेंट्स भी, छोटी मोटी मीठी मीठी, रहन दे, बम्बई नगरी है, तो पागल ना बनो, ये मत करो, दुकान कौन चलाएगा, यहाँ से भी जाएगा वहाँ से भी जाएगा। मैंने आप दे दो मुझे को 6 महीने दे दो, 15,000 रुपये दे दो, बस जो होगा देखी जाएगी। तो रेस्ट काफ़ी सारी पॉडकास्ट में मालूम है कि मैं सबसे पहले ही, बहुत ही पहले वीक में ही, अबाउट फर्स्ट और सेकेंड डे बॉम्बे में ही मुझे टीनू आनंद जी से मुलाकात हो गई थी। तो वो मेजर साहब फिल्म बना रहे थे, तो उनको मैंने 10-11 गाने सुनाए बॉम्बे में आने के फर्स्ट और सेकेंड डे में। तो वो किसी के थ्रू मैं मिला था उनसे,
दिल्ली से मुझे जानते थे, सुंदर दीपक करके, जो बहुत अच्छे दोस्त थे, टीनू आनंद जी। सुंदर दीपक ये बड़े इम्प्रेस थे मेरे से, यार ये तो बड़े अच्छे गाने बनाता है, कहते चल तेन लेके चलदा। तो देन मिरेकल हो गया उसके बाद। फिर टीनू आनंद जी ने बोला ये फिल्म तो मेरी अगले साल शुरू होगी। तो मैंने कहा सर मैं 1 साल क्या करूँगा, आप मेरे को कहीं और भी मिला दो किसी से। फिर उन्होंने टाइम ऑडियो वीडियो के जो ओनर हैं प्रवीण शाह, उनसे मेरी मीटिंग कराई। फिर वहाँ पे एक बच्चों की फ़िल्म बन रही थी, होम अलोन थी ना इंग्लिश फिल्म, उसकी स्टोरी पे। तो वहाँ पे पहला गाना उनकी शर्त थी हमें बच्चे का चाहिए। मैंने कहा यार बच्चे का गाना तो कभी ज़िंदगी में नहीं बनाया था, लेकिन पता था कि ये जो गाना नहीं बनाऊंगा अगर मैं, तो मुझे कहेंगे यार ठीक है एक गाना दिया वो भी नहीं बना सका। फिर वो गाना बनाया, छोटा बच्चा जान के ना कोई आंख दिखाना रे, दैट आल्सो बिकेम वेरी हिट। हाँ हाँ, इनके पीछे बड़ी मेहनत है, बड़ी कहानी है, लंबी है, इतनी एक पॉडकास्ट में मैं नहीं बयान कर सकता। कैसे छोटे मोटे स्ट्रगल्स होते थे, कभी ट्रेन में जाना, कभी बस में जाना, कभी फिर मैंने एक वेस्पा स्कूटर था, मेरा ब्रदर हैरी आनंद जानते होंगे, जिन्होंने कांटा लगा, कलियों का चमन रीमिक्स बनाए थे। मैंने उसको बोला हैरी यार मेरे से ट्रेन में जाया नहीं जाता, तू राजधानी एक्सप्रेस में स्कूटर लेके आ जा। तो वेस्पा स्कूटर होता था उस टाइम में, वो लेके आए। तो ये सब फिर कभी इस पॉइंट में कभी भी करियर के इतने लंबे दौर में आपने बहुत सारे हिट गाने दिए, आपको जब आप आए थे इनिशियली तब से अब जो म्यूजिक इंडस्ट्री रही है हमारी, कितना बदलाव दिखा या क्या सिमिलरिटी रही है? एक्चुअली पहले म्यूज़िक महफिलों से बनता था, हम सब लोग बैठते थे 2-2, 4-4, 5-5 घंटे, लिरिक राइटर बैठे हैं, चाय के दौर आ रहे हैं, कहानी सुनाई जा रही है, म्यूजिशियन बैठे हैं, और वो दौर अलग था। हालांकि वो दौर इतना आसान नहीं था, क्योंकि उस दौर में जो पहले वो जमा हुआ था ना, उसको हिलाना बहुत मुश्किल था। जो लोग दिग्गज थे, जितने सारे लोग थे, वो सब बॉलीवुड के लोग थे। मैं अकेला दिल्ली से म्यूज़िक डायरेक्टर सिंगर बनने के लिए आया था, लेकिन इंडस्ट्री ने म्यूज़िक डायरेक्टर बना दिया कि नहीं, हम सिंगर तो अपना अभिजीत, सोनू, कुमार शानू, सुखविंदर, ये उदित नारायण, ये सब टॉप पे थे ना। तो कंपनी ने साफ बोल दिया भाई हम पागल नहीं है, तेरे को ब्रांड बनाने के लिए रिस्क लेंगे, पैसा खर्चेंगे, हमें तेरे गाने पसंद है, तू बेचने हैं तो बता। मैंने कहा ठीक है सर चलेगा, एंट्री तो हो रही है। तो उस दौर में और इस दौर में आपको डिसअपॉइंटमेंट फील होती है कहीं ना कहीं? एक्चुअली हर दौर जैसा चल रहा होता है, उस दौर के हिसाब से अपने आप को अपग्रेड किए बिना यू कैन नॉट बिकम सक्सेसफुल। अच्छा बुरा उस वक्त वो बहुत अच्छा लगता था। अभी ये टेक्नोलॉजी बढ़ने से ये है कि काम करना आसान हो गया है, लेकिन जो नशा होता है ना बातों का, याद रह जाती है मेमोरीज। बैठते थे कई बारी मैंने जब मस्ती का म्यूज़िक बनाया तो हम एम्बे वैली चले गए थे, इंदर कुमार जी, हम सब लोग। तो हम एम्बे वैली में बारिशें हो रही और हम लोग 8-10 लोग अलग अलग कमरों में, फिर शाम को इकट्ठे होना, हॉल में बैठना। दिल दे दिया वहीं बना था। वही मैं जानना चाह रहा था, एक दिल दे दिया गाना आपका और एक ऊंचा लंबा कद, बहुत ही मतलब अलग रेंज हो गया, एक अलग ऑडियंस हो गया, लेकिन दोनों सुपर हिट। ये कैसे किया आपने? एक्चुअली क्या है, जैसे आप किसी ज्वेलर के पास जाओगे तो आप वो ज्वेलर खाली एक आइटम तो नहीं रखेगा ना, हर चीज़ रखता अपने पास। तो साथ संगीत भी एक ज्वेलरी है। सैड सॉन्ग, हैप्पी सॉन्ग, आइटम सॉन्ग, फोक सॉन्ग, पॉप टाइप, क्लब टाइप। तो इस तरह से हम लोगों को भी वो रखना पड़ता है। सिंगर्स के लिए, सिंगर्स को का एक स्टाइल बन जाता है और उस स्टाइल की सिंगिंग के लिए वो फेमस हो जाते हैं, तो उनके शोज़ वगैरह उनको बहुत उसमें एन्जॉयमेंट होता है, बड़ा मज़ा लेते हैं सिंगर्स। कंपोज़र्स को क्या होता है, उनको क्रिएट करना पड़ता है गाने को, तो वो अलग अलग जॉनर्स की चीज़ें करते हैं। तो एक पर्टिकुलर टाइप की सिंगिंग का वो स्टाइल कई बार नहीं बना पाते, क्योंकि मुझे शौक़ था सिंगिंग का, मेरा टचवुड स्टाइल मैंने बना लिया। एक तो मैं सूफ़ी, इश्क समंदर, हाई नोट्स में गाता था, दूसरा ये अपना डांस नंबर्स, क्लब नंबर्स गाता था। रोमांटिक फिल्में मिली नहीं थी मुझे ज़्यादा, तो इसलिए मैं बहुत दर्द वाले गीत नहीं बना पाया। तो जितने बनाए वही चल रहे हैं अब आज 30 साल से। इसमें मेरा ओए राजू प्यार ना करियो, दिल टूट जाता है, ठुकरा के मेरा प्यार, मेरा इंतकाम देखेगी, दिल दे दिया जहाँ तुम्हें देंगे।
यही गाना जो है लास्ट वाला आपका मेरा बहुत फेवरेट है, मैंने बहुत सुना है और मैंने जितने भी तकरीबन लोगों से बातचीत की है उस गाने की हमेशा से तारीफ रही है, एवरग्रीन। तो उसकी कोई बिहाइंड स्टोरी है, कैसे ये दिमाग में आया कि इस तरीके का गाना बनाया? वो मस्ती जब बन रही थी ना, तो आपको पता है तीनों हस्बैंड्स थे, थोड़े फ्लर्ट थे, कुछ प्लानिंग करते हैं, चलो यार मस्ती करते हैं, बीवियों को पता नहीं लगना चाहिए। तो एक ऐसी सिचुएशन आती है, उनके सारे प्लान्स उल्टे पड़ जाते हैं, वाइफ्स को पता लग जाता है। देन वहाँ पर इंद्र कुमार जी ने बोला, आनंद यहाँ पर सेकंड हाफ में बहुत रिस्की सिचुएशन है, पूरी फिल्म ना ठक 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 करके भाग रही है, इट्स अ लाफ्टर जर्नी, तो क्या करें, एक सैड सॉन्ग चाहिए यहाँ पर। नहीं कोई अगर ऐसा मिलेगा तो फिर तो मुझे डायलॉग से ही बोलना पड़ेगा, यार मेरे दिल ले ले, जान ले ले, भगवान की कसम है जो मेरे से हो गया, मैं आगे ज़िंदगी में ये सब नहीं करूँगा। तो उनके मुंह से जब बात निकली ना, दिल ले ले, जान कसम ले ले, भगवान की कसम, ये वो, तो वह वहीं से वो चाय पीते पीते वो लोग अपना एंजॉय कर रहे थे, मैंने फिर लाइन छेड़ दी, मैं कहा सुनो कैसी लग रही लाइन आपको। दिल दे दिया है जान तुम्हें देंगे, दगा नहीं करेंगे सनम, रब दी कसम यारा, रब दी कसम। आज भी गूप्स गाना एकदम इतना ज़बरदस्त गाना है। सर यहाँ से अगर हम देखें, कोई ऐसा है कोई गाना जो आपको लगा बहुत अच्छा, आपने लिखा बहुत अच्छा, गाया भी गया, लेकिन वो उसको इतनी नाम या रौनक नहीं मिली जितनी मिलनी चाहिए, ऐसा कोई है आपका गाना? कई बार ऐसा हुआ कि देखिए, सिंस आई वाज फ्रॉम दिल्ली आई वाज नॉट अवेयर अबाउट द स्ट्रेटजीज ऑफ रिलेशनशिप्स इन बॉम्बे। मुझे तो जब मेरा नाम फेमस हुआ तो प्रोड्यूसर डायरेक्टर्स के मैनेजमेंट टीम्स आके चेक रख जाते थे, सर आपको हमारी फिल्म करनी है, सर के साथ मीटिंग कर ली, ये है। तो उस तरह से सबसे प्यार भी बनता गया, और इतना ज़्यादा बनता गया जिस डायरेक्टर के साथ काम किया उसने फिर दूसरी बार किसी और को लिया ही नहीं। तो गिनती के 6-7 ऐसे 8 डायरेक्टर्स थे जो साल में 3-3 फिल्में भी बनाते थे। तो मैं ज़्यादा, मुझे समझ नहीं आया कि मैं बड़ी फिल्म कौन सी है, छोटी फिल्म कौन सी है। तो सीखा भी यही था, ज़िंदगी में काम कोई छोटा बड़ा नहीं होता, लेकिन इसका फिर मुझे बाद में पता चला कि होता है। फिल्म इंडस्ट्री में बड़ी फिल्म के साथ जुड़ना और छोटी फिल्म के साथ जुड़ना, वही गाना एक आज जैसे जिमी शेरगिल के ऊपर एक गाना आया था, छोड़ो ना यार करके, फिल्म थी, रिलीज़ भी नहीं हुई थी, आज वो शाहरुख के या किसी और स्टार पे होता, या जिस लेवल की पब्लिसिटी अब की जाती है छोटी फिल्मों की वैसी होती। हाँ, क्योंकि अब तो मार्केटिंग इज अ स्टार। एक और ये आपकी बात से मुझे एक और गाना आपका याद आता है, बिल्लो रानी, जो कि पिक्चर भले ही वो इतनी ज़्यादा चली नहीं, लेकिन आपका जो गाना है वो आज भी मैं बहुत जगह सुनता हूँ, ढाबों पे मिल जाता है, बहुत जगह वो गाना आज भी हिट होता है। तो वो गाना भी क्या आइकॉनिक है सारे। देखो आप अभी क्या हो रहा है कि मैं देख रहा हूँ, मेरे पिछले 2 हफ्ते से मेरे स्पॉटिफाई पे इतने ट्रेंडिंग्स बढ़ गए हैं, लोगों को वेलकम का म्यूज़िक और ये ऊंचा लंबा हवा फैलने से, ये बंदा कौन है, देखा नहीं है, सुना हुआ है, देखा नहीं है, सुना है। सो काफ़ी टाइम के बाद मैं ऑन स्क्रीन अभी आया, 10, 11, 12 साल के बाद, तो बहुत अच्छा लग रहा है। जो भी हमारा पिछला काम किया हुआ तो वो आज भी रील्स बन रही हैं उसकी। ये एक लगता है दिल में मलाल, क्योंकि जनता क्या आपके गाने तो बहुत प्यार करती है, लेकिन शायद बाय फेस हर ऑडियंस आपको जानती नहीं है। एक्चुअली जब मैंने गैप लिया था उस टाइम पे, उसके बाद सोशल मीडिया बहुत एक्टिव हो गया था। हाँ, तो उस वक्त कैसेट, सीडीज, पेन ड्राइव्स चलती थी। बाद में अभी ये सब जब चालू हुआ तो नए लोगों को बहुत फ़ायदा हुआ उसका। कम टैलेंट से भी बहुत ज़्यादा कामयाब हुए लोग। तो ये भी कोई कम टैलेंट नहीं होता कि आपके पास टैलेंट कम है लेकिन आप कामयाब ज़्यादा हो, ये भी बहुत बड़ा टैलेंट है। टेक्नोलॉजी का आप किस तरीके से आप देखते हैं, म्यूजिक में क्या करते हैं, टेक्नोलॉजी का बहुत इन्वॉल्वमेंट ज़्यादा हो गया है क्या? इट्स नॉट बैड थिंग, सिर्फ ये है कि पहले शोर होता था जब काम मार्केट में आता था, आज लोगों को पहले शोर करना पड़ता है, फिर दिमाग में आता है चलो इसको सुन लेते हैं यार, इतना शोर है। तो पहले ऐसा नहीं होता था, 2-5 गाने बनते थे, फिर 1 साल बाद फिल्म बनती थी, 1.5 साल बाद फिर रिलीज़ होती थी, फिर आते थे, फिर हिट होते थे, तब पता लगता था। आज तो कमिंग सून, टीज़र, ये वो इतना सब, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है और ये बहुत बड़ी बेनिफिशियल चीज़ है फॉर न्यू कमर्स, फॉर मी, फॉर एनी सिंगर, कंपोजर, राइटर। आपको लगता है काश आपके टाइम जब, हाँ, मैं सोचता हूँ काश मेरे टाइम पे सोशल मीडिया होता, या उस टाइम वाला म्यूज़िक अब मैं दोबारा लेके आ जाऊँ,
तो अब मज़ा आएगा उसका, क्योंकि पहले हमने सादी दाल परोसी थी, भाई तो दाल तड़के के साथ निकलेगी। क्योंकि आपके तो कंटेंट में भी इतना दम है आजकल, तो आप जैसे कहा कि कंटेंट भले इतना अच्छा ना हो पर पब्लिसिटी उसको इस तरीके से मिल जाती है कि लोगों तक बहुत पहुंच जाते, वायरल हो जाता है, आपके गाने सारे सुपर हिट नहीं, भी बहुत होते हैं। अच्छा होगा अभी। आई एम गेटिंग वेरी गुड फीलिंग्स, इवन माय किड्स आर वेरी हैप्पी कि डैड आपने चलो अपनी शक्ल दिखानी शुरू की इंटरव्यूज़ में, वी आर लाइकिंग इट। क्योंकि जब वो छोटे थे तो तब मैं सुबह जाता था, रात को घर वापस आता था, 3-3 बजे तक रिकॉर्डिंग्स चलती थी। आजकल तो इन हाउस ही काम हो जाता है। तो वो दौर में सोशल मीडिया नहीं था, तो लेकिन वो गाने जब सुनते थे, पापा ये भी आपका, ये भी मेरी फ्रेंड्स इस पे डांस करते हैं, ये करते हैं, तो व्हाई डोंट यू एक बारी आ जाओ ना पर। तो फिर माई किड्स एक्चुअली आर द मेन रीज़न फॉर माई कॉन्टेक्टिंग एवरीवन। मैंने फिर सबको फ़ोन लगाने शुरू किए, फिरोज़ भाई, अनीस भाई, सबको, इंदर कुमार जी, एंड एवरीबडी रिस्पॉन्डेड लाइक यार तू गया कहाँ था। मैं कहा सर छोड़ो ना, जो है ज़िंदगी में लूडो खेलते हैं तो कभी सीढ़ी आ जाती है, कभी सांप आ जाता है, तो ये थोड़ी कि लूडो खेलना छोड़ देंगे। जी, रैप म्यूजिक को आप सर कैसे देखते हैं? आपका जॉनर से आप रैप के बारे में क्या सोचते हैं? आजकल जो रैप म्यूजिक बहुत पॉपुलर है। एवरी जॉनर हैज़ एन ऑडियंस। रैप की अपनी ऑडियंस है। आज 140 करोड़ लोग हैं। अगर 5 करोड़ लोगों, यंग बॉयज़ के, क्या होता है कि ग्लोबल लेवल के ऊपर जब म्यूज़िक आ गया यूट्यूब पे, तो सब ने अपने अपने जेंजी ने अपना वो सोच लिया कि ये सुनना है। लेकिन एक चीज़ है कि कोई भी म्यूज़िक हो, अगर उसमें कोई ऐसी चीज़ है विच आइदर मेक योर हार्ट हैप्पी और विच आइदर मेक्स यू सेलिब्रेट और डांस, तो वो चलता है। रैप म्यूज़िक में राइटिंग का हैरानगी के लिए सुनते हैं रैप म्यूज़िक लोग। यंग बच्चे हैरान हो जाते सुन के, यार ये कट 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 कट, ये बंदा सोच क्या रहा है, इतना स्पीड से सोच कौन सकता है, इतनी स्पीड से गा कौन सकता है। ये उनको समझ नहीं आ रही है, पर मज़ा आ रहा है। मज़ा इस चीज़ से आ रहा है, क्या चैलेंजिंग काम कर रहा है यार ये, इसलिए। कोई ऐसा इंटरनेशनल आर्टिस्ट है जिसके लिए आपका ख्वाहिश है मन में कि उसके लिए काश कोई मैं गाना लिखता, ऐसा कोई आर्टिस्ट आपका फेवरेट सिंगर है कोई इंटरनेशनल? नहीं नहीं, देखो मैं तो कभी सिंगल्स वाली इंडस्ट्री में गया नहीं था ना, तो मुझे बॉलीवुड का चस्का था, बॉलीवुड का पैशन था। नाउ आई एम गोइंग ऑन। अभी हमने मेरे कंप्यूटर्स में अभी पिछले 5-6-7 साल में जो मैंने स्टॉक इकट्ठा किया है, उसमें पूरा सेग्रीगेटेड लिस्ट है। सूफी लिस्ट है, पॉप, फोक, इंडी पॉप है। ऐसा अगला कलाकार कौन होगा जिसके साथ आप काम करने के लिए? वो जिसका संजोग होगा मेरे साथ काम करने का, जिसका मेरा होगा संजोग काम करने का। ये चीज़ें कर नहीं सकते, ये चीज़ होती हैं, नेचर के साथ कनेक्टेड होती हैं। किससे मिलना है, उससे मिल के आपको नुकसान होना या फ़ायदा होना, वो भी भगवान के हाथ में। हमारे हाथ में कुछ भी नहीं है, क्योंकि इफ़ यू से कि मैं ये कर दूंगा, मैं वो कर दूंगा, ये पॉसिबल नहीं है। नेटवर्क और वर्क दो ही चीज़ें हैं जो वर्क करती हैं। अब नेटवर्क में आपको अच्छा बढ़िया बंदा मिलेगा या घटिया बंदा मिलेगा या क्या होगा, वो आपके हाथ में है नहीं है। तो ख़राब चीज़ आपको सिखा देगी, सफरिंग आपको सिखा देगी, और अच्छी चीज़ आपको खुश करेगी। सुख और दुख दोनों जर्नी है, एक रंग में तो होता नहीं है ना ज़िंदगी। सर जिस तरीके से देखें आप मुझे पता है आप बिहाइंड द सीन जितने टाइम आप नहीं थे दिखे हमें, आप आई एम श्योर आपने बहुत सारे बेहतरीन गाने ऑलरेडी आई वर्कड वेरी वेल। तो क्या कुछ आने वाला है अपकमिंग, कुछ है एक्साइटिंग सा? मैं अभी पाइपलाइन में जो चीज़ें मैं उनको अनाउंस नहीं कर सकता हूँ, क्योंकि नज़र लग जाती है। सर लास्टली अपकमिंग जो नए बच्चे हैं जिनको म्यूज़िक लिखने का शौक़ है या म्यूज़िक कंपोजर बनना चाहते हैं, उनके लिए कोई एडवाइस देना चाहेंगे आप अपने अनुभव से? मैं ये कहना चाहूँगा कि अगर आपको अपना शहर छोड़ के मुंबई आना है तो मत आना ये सोच के कि कॉपी ले लिए हाथ में और मेरे पास गाने हैं, मुझे आता है। पहले आप कितने पानी में उसको नाप तोल करो, फिर आपको किससे मिलना है, उससे कौन मिलाएगा, किस तरह से, एक पूरा मतलब, और या फिर चुपचाप अपने टैलेंट का ब्रॉडकास्ट करो यूट्यूब पे। आजकल लोगों को चांस कैसे मिल रहा है, स्ट्रगल तो ख़त्म हो गया, कितनी किस्मत वाले लोग। एवरी पर्सन हैज़ इट्स ओन म्यूज़िक कंपनी,
पहले म्यूज़िक कंपनी के दफ्तर के बाहर चपड़ासी बाहर निकाल देता था, आज किसी की हिम्मत नहीं आपको यूट्यूब से बाहर निकाल दे। जी। तो यही बोलूँगा कि अगर आप खाली गाते हैं तो कवर वर्जन्स गाइए, पता नहीं आपकी आवाज़ सुन के कोई कहे यार मुझे ऐसे गवाते हैं। अगर आप कंपोज करते हैं और गाना गा नहीं पाते हैं, लिखते हैं लेकिन गा नहीं पाते हैं, तो आप अपने अक्रॉस देखिए कि आपके जैसी स्ट्रगल करने वाले लड़कों में कौन गाता है, आपके जैसी स्ट्रगल करने वाले लड़कों में कौन कंपोज करता है। तो हसलर्स लोगों की टीम बन जाती है, तो मिलजुल के वो एक दूसरे के साथ कुछ भी क्रिएट कर देते हैं। तो ऑलवेज ट्राई टू बिकम अ टीम, और तन्हाई में मत जियो कि जिसमें आपको वर्क को, फन को प्रोफेशन में अगर आपको कन्वर्ट करना है तो आपको टीम ज़रूरी है। अगर आपको बालकनी में अपने सुकून से अपने दोस्तों के बीच में गाना है, वो भी गाइए, उनकी भी रील्स फेंकिए, वो भी हो सकती है। थैंक यू सो मच सर, ये वर्ड ऑफ विजडम के लिए। इतनी हाँ। सारी आपसे बातचीत करके बहुत अच्छा लगा। Thank थैंक यू you. सो मच, विश यू लक फॉर योर फ्यूचर प्रोजेक्ट। Thank you, brother. Thank you.